हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मिसलेनियस टॉपिक्स जेईई एडवांस के लिए। तो उसमें सबसे पहला जो टॉपिक आता है प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के पॉइंट्स और उसके ट्रिक। तो आज हम उस पर यही चीज़ वापस डिस्कस नहीं करने वाले। हम इस पर कुछ मिसलेनियस पॉइंट्स, कुछ अलग टाइप के प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में बात करने वाले हैं, या यूँ कहें कि हम सम स्पेशल रिएक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो उसमें सबसे पहला आता है कोल्बीज इलेक्ट्रोलिसिस। आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है और आपको पता ही होगा कि कोल्बीज इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है। हम एक एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं और उसको इलेक्ट्रोलिसिस जब हम करते हैं तो उससे हमें मिलते हैं अल्केन या फिर अल्केन्स, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ एलिफेटिक कंपाउंड या फिर एलिफेटिक चेन वी हैव टेकन विद द कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसका फर्स्ट रिएक्शन जो आप देख रहे हैं ये तो बहुत ही आसान है। आप सभी जानते हैं कि हम इथेनोइक एसिड को जब इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो हमें इथेन मिलेगा। ये एक कैसा मैकेनिज्म पे बेस्ड होता है? ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पे बेस्ड होता है। ठीक है, और हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ पे हमारे पास रिलीज होती है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे बैलेंस करें तो 2 मोल्स ऑफ CH3COH लेंगे तो 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, 2 मोल्स ऑफ KOH एंड ऑफ कोर्स 2 मोल्स ऑफ CH3, 1 मोल ऑफ इथेन भी हमें यहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो ये था एक सिंपल सा रिएक्शन जिसे देख के आप समझ ही गए होंगे कि कैसे कैसे रिएक्शन हो रहा है। ये कोल्बीज इलेक्ट्रोलिसिस है। लेकिन जो मेन पॉइंट है हमारे पास डिस्कस करने के लिए वो है 2,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो एसिड है हमारे पास, इसकी जब हम इलेक्ट्रोलिसिस कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि टर्मिनल पे, दोनों टर्मिनल पे हमारे पास यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, 1 2 3 4 यानी कि 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड या फिर 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है। जिसे हम इलेक्ट्रोलिसिस जब करते हैं तो क्या मिलता है हमें? CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन मिलता है। क्यों भाई? आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपना पढ़ा है कि ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है जिसमें क्या होता है CH2 हमारे पास जो फ्री रेडिकल्स यहाँ पे बनते हैं, पहले तो 2 मोल्स ऑफ CO2 बन जाता है और हमारे पास फ्री रेडिकल्स होते हैं CH2 और इन दोनों के ऊपर फ्री रेडिकल होता है। तो क्या हो सकता है कि एक और मोल, 1 मोर मोल ऑफ CH2 फ्री रेडिकल आके यहाँ पे आपके पास कॉम्बाइन हो जाए तो ये लंबा सारा चेन बनेगा। लेकिन आप जानते हैं कि इंटरनल अटैक ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है, यानी कि इंटरनल कंपनसेशन के कारण यहाँ पे क्या होता है, ये दोनों खुद से ही बॉन्ड बना लेता है, जिसके कारण म्यूचुअल शेयरिंग के कारण यहाँ पे डबल बॉन्ड बन के ये इथीन का फॉर्मेशन कर देता है और इथीन हमारे पास यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट मिलता है। तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है। तो एग्जाम्स में क्या करते हैं, जो जनरली एडवांस के एग्जाम्स में आपको ये वाले कंपाउंड देते हैं जिसमें इंटरनल अटैक के जरिए जो आप जनरल अल्केन सोच रहे हैं, जैसे यहाँ पे इथेन हो गया, वो हमारे पास प्रोडक्ट नहीं हो गए, कुछ और प्रोडक्ट हो जाता है। ये जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे बेस्ड है, जिसका एप्लीकेशन आप फिजिकल केमिस्ट्री में यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस चैप्टर में देख सकते हैं। तो इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। आपको बोल देगा कि इलेक्ट्रोलिसिस करने के बाद इसमें जो हमारे पास कंपाउंड बना उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है। आप हो सकता है कुछ और बना देंगे तो आपका आंसर कुछ और आ जाएगा, लेकिन एक्चुअली में आंसर तो ये होगा। ठीक है, तो ये था हमारा सबसे पहला। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है इलेक्ट्रोलिसिस यूजिंग रिएक्टिव मेटल इलेक्ट्रोड। तो ये क्या है भाई? आपको पता ही है कि हमने आपको एक स्पेशल केस बताया था, ये क्लोराइड और सल्फेट के बेसिस पे। ठीक है, अगर आपने ये नहीं देखा है तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके जाके हमारी वीडियो देख सकते हैं, प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अभी हम इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे, जैसे कि ये एक स्पेशल केस था। ठीक उसी तरह इलेक्ट्रोलिसिस यूजिंग रिएक्टिव मेटल इलेक्ट्रोड भी एक तरह का स्पेशल केस है। इसमें क्या होता है, आपको मैंने ट्रिक में प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस वाले लेक्चर में आपको बताया था कि कैथोड पे हमारा अगर डी ब्लॉक का एलिमेंट है तो वो कैथोड पे जाके रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, लेकिन और एनोड पे जाके अगर हैलाइड है तो वो ऑक्सीडाइज होता है। लेकिन अगर हम जो इलेक्ट्रोड्स यूज़ करें वो किसी रिएक्टिव मेटल का, फॉर एग्जाम्पल हम कभी कार्बन इलेक्ट्रोड या फिर प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हम रिएक्टिव मेटल इलेक्ट्रोड जैसे कि कॉपर, जिंक इस तरह के यूज़ करें तो उसमें थोड़ी सी रिएक्शंस बदल जाती हैं। अगर आप NCERT का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वाली जो टेबल है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वाली जो टेबल है उसमें अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेटल का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो ज़्यादा होता है। मेटल्स का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू एनायन। आप उस टेबल में किसी भी मेटल को उठा ले तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा इन कंपेरिजन टू एनायन।
उसके कारण क्या होता है कि एनोड पे हमारे पास जब हेलाइड्स या फिर OH माइनस आता है ऑक्सीडाइज होने के लिए, तो हमारे पास वहाँ पे 3 स्पीसीज होते हैं जो ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी रखते हैं। कौन कौन? सबसे पहले तो या तो हेलाइड आ सकता है, या तो OH माइनस आ सकता है, OH माइनस, या फिर कोई हेलाइड आ सकता है, और तीसरा जो हमारे पास रहता है मेटल रहता है, मेटल। ठीक है, तो हमारे पास ये 3 स्पीसीज आ जाते हैं जो ऑक्सीडाइज हो सकते हैं। क्यों मेटल क्यों हो सकता है? क्योंकि भाई मेटल का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो बाकी एनायंस से ज़्यादा होता है, इसलिए जो हमारे पास एनोड पे है ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी वो 3 आयंस में सिर्फ मेटल ही शो करता है। एक्चुअली इनके पास भी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी है X माइनस और OH माइनस के पास, लेकिन स्टिल M यानी कि मेटल जो है ऑक्सीडाइज होने की ज़्यादा टेंडेंसी रखता है, इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होती है इन दोनों के कंपैरिजन में, इसलिए जो रिएक्शन एट एनोड है उस केस में चेंज हो जाता है कुछ इस तरह से। कैसे? आप देखिए एनोड पे क्या हो रहा है। अगर कैथोड की बात करें तो कैथोड में Cu जो है, कैथोड में क्या होता है, रिडक्शन होता है, तो कॉपर का इलेक्ट्रोड लिया गया है, हमने कॉपर के इलेक्ट्रोड लिए, रिएक्टिव मेटल इलेक्ट्रोड, तो वो रिड्यूस होकर Cu माइनस तो बनाएगा नहीं भाई। Cu2 प्लस जो है वो Cu में बदल सकता है। Cu2 प्लस अगर हम इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल जो हम इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन ले रहे हैं उसमें सॉल्ट CuSO4 का है और इलेक्ट्रोड भी हम कॉपर का ही यूज़ कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है, जैसे कैथोड पे हमारे पास क्या क्या स्पीसीज है, Cu रिड्यूस हो सकती है, Cu2 प्लस और H2O। ठीक है, तो Cu जो है रिड्यूस होकर Cu माइनस में तो जा नहीं सकता, तो ये रिएक्शन नहीं पॉसिबल है। अब बचा Cu2 प्लस से Cu, तो Cu2 प्लस से Cu रिड्यूस हो सकता है, हाँ भाई बिल्कुल हो सकता है, तो ये कैथोड पे रिएक्शन हो सकती है। और बचा H2O, तो H2O रिड्यूस होकर क्या बना सकता है, H2O एंड OH माइनस, H2 एंड OH माइनस, तो ये रिएक्शन भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमारे पास कैथोड में एज यूजुअल जो रिएक्शन होना चाहिए, कैथोड में क्या था भाई, हमने ट्रिक में क्या डिस्कशन किया था, डी ब्लॉक एलिमेंट अगर हुआ तो वो जाके रिड्यूस हो जाता है, ना कि H प्लस। तो कॉपर क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट है, तो इसलिए कॉपर जाके रिड्यूस हो गया, तो ये रिएक्शन सही होगी। बट एट एनोड हमने डिस्कशन किया था कि या तो OH माइनस या तो हैलाइड रिड्यूस होगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एनोड में हम कॉपर का इलेक्ट्रोड ले रहे हैं, तो उसके कारण क्या होता है कि हमारे पास जो ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी है वो 3 यहाँ पे दावेदार है, क्या चीज़ के लिए, ऑक्सीडाइज होने के लिए। एक तो कॉपर, दूसरा सल्फेट और दूसरा H2O। तो Cu जो है Cu2 प्लस में जा सकता है, SO4 2 माइनस, H2O 2 माइनस में जा सकता है, और OH माइनस जो है यहाँ O2 और H प्लस में कन्वर्ट हो सकता है। तो अब बात आता है कि कौन सा कन्वर्जन होगा भाई, या तो सल्फेट हो जाए या तो H2O OH माइनस। तो आपने ये जानते ही है कि या तो हैलाइड होता तो हैलाइड ऑक्सीडाइज होता, वरना OH माइनस होगा, तो हैलाइड तो यहाँ पे है नहीं, तो सल्फेट तो पहले ही कैंसिल हो गया। ठीक है, अब बचा OH माइनस और Cu, तो OH माइनस जो ऑक्सीडाइज होकर वो O2 बना सकते हैं, और Cu जो है Cu2 प्लस, दोनों ही स्टेबल है इन एक्वस स्टेट। लेकिन हम टेबल से जो रिडक्शन पोटेंशियल की टेबल है उससे ये जानते हैं कि मेटल की जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो सबसे ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू एनायंस, एनायंस के कंपेरिजन में ज़्यादा होती है। इसलिए एनोड पे क्या होता है, OH माइनस O2 में ऑक्सीडाइज होने की जगह Cu जो है Cu2 प्लस में ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, इफ़ वी कंसिडर एन अरेंजमेंट विथ CuSO4 एज इलेक्ट्रोलाइट विथ H2O in it, Cu is used as an anode as well as cathode, then above reactions is observed। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एनोड में क्या रिएक्शन होगी, Cu से Cu2 प्लस, और कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी, Cu2 प्लस से Cu। आप देख सकते हैं कि एनोड और कैथोड दोनों में एक जगह Cu से Cu2 प्लस और दूसरी जगह Cu2 प्लस से वापस Cu में कन्वर्जन हो रहा है। ठीक है, फिर जो ये हमारा स्पेशल केस था वो हमने प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के लेक्चर में डिस्कस किया ही था। आई होप कि आपको समझ आया होगा। तो दिस वाज पार्ट ए फॉर मिसलेनियस टाइप टॉपिक्स फॉर जेई एडवांस। उसमें क्या क्या हमने देखा कि सबसे पहले कॉल-बेस्ड इलेक्ट्रोलाइसिस, जिसमें जो मेन क्वेश्चंस होते हैं वो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जो जनरली ऑर्गेनिक के फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के बेस्ड पे होता है। दूसरा होता है कि इलेक्ट्रोड्स यूजिंग रिएक्टिव मेटल इलेक्ट्रोड, किस तरह हम रिएक्टिव मेटल्स का इलेक्ट्रोड अगर यूज़ करते हैं तो हमारे पास रिएक्शंस जो है कुछ इस तरह से चेंज हो जाती है। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक अलग मिसलेनियस टाइप टॉपिक जेई एडवांस के लिए, जो कि आपको मिलेगा मिसलेनियस टाइप टॉपिक्स पार्ट बी में, जिसमें हम कर्व्स ऑफ कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन के बारे में बात करेंगे। इस पे भी एडवांस में बहुत से क्वेश्चंस आते हैं और बहुत ही आसान सा, थोड़ा सा आसान टॉपिक है, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं पता हो तो आप नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर टुडे, थैंक्स फॉर हैविंग पेशेंस, स्टे ट्यून्ड विद ट्रायोस पोटेंशियल एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच इट्स पार्ट बी।